हेलो स्टूडेंट्स। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होगा। एंड वेलकम स्टूडेंट्स, टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि इससे पिछले कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था अध्याय 1 क्या कब कहाँ और कैसे का पार्ट 1। तो इस चैप्टर में अभी एक पार्ट और बाकी है, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए, फटाफट से पेपर एंड पेन के साथ बिल्कुल बैठ जाइए एक शांत जगह पर जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, तो जो भी बच्चे आ चुके हैं क्लास में तो वो अपना नेम कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। एंड जो भी स्टूडेंट्स आपके जो भी फ्रेंड्स लोग हैं जो जिन्होंने पार्ट 1 देखा है, तो आप उन्हें पार्ट 2 बोल सकते हैं कि मैम पार्ट 2 लेकर आ गई हैं, एंड वो भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो आप उन तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट्स में डिवाइड किया था। जैसा सबसे पहला पार्ट था अतीत के बारे में कैसे जाने, तो हमने अतीत के बारे में कैसे जाना था, कुछ ऐसी पांडुलिपियों से हमें पता चला कि अतीत में क्या होता था, मतलब पांडुलिपियाँ क्या होती थी। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती थी, जो कि भूर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ठीक है, और दूसरा जो था अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, ऐसे लेख जो किसी पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए होते हैं। ये किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा या कोई जो राजा वगैरह हैं, ये सभी अभिलेख लिखा करते थे। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट है वो है लोग कहाँ रहते थे। तो बेसिकली हम देखते हैं लोग कहाँ रहते थे, वो नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास, और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे लोग रहा करते थे। फिर थर्ड पॉइंट था कि देश का नाम कैसे पड़ा। जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश और इंडोस कहा, और इस नदी के पूर्व की भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। नदी के पास रहने वाले लोगों को हिंदोस और इंडोस कहा, और भूमि प्रदेश में रहने वाले लोगों को इंडिया कहा। तो इस तरीके से देश का नाम पड़ा। और आज हम देखेंगे पार्ट 2, जिसमें हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे तिथियों का मतलब, तिथियां होती क्या हैं। ठीक है, तो वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उससे ही हम तिथियों का जो है वो गणना, वर्ष की गणना कर सकते हैं। अतः 2000 वर्ष का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, 2000 ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पहले। तो 2000 मेन है। अगर हम 2000 वर्ष लिखेंगे तो ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, ठीक, जैसे अभी 2025 है तो ईसा मसीह के जन्म के 2025 वर्ष बाद। ठीक है, और अगर हम लिखेंगे ईसा पूर्व तो ये क्या होगा, ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पहले। अगर हम लिखेंगे 2025 ईसा पूर्व तो ईसा मसीह के जन्म के 2025 वर्ष पहले। ठीक है, तो 2000 मेन है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट 1, इसका ही एक सब पॉइंट है इतिहास और तिथियां। जैसे कि आपको कुछ मैंने बताया था कि आपको ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ई और पू करके ऐसे लिखा होता है डॉट डॉट, तो इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। एडी, एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। सीई कहीं पर लिखा होता है ना, मैं स्टार्टिंग से आपको समझा देती हूँ, जहाँ पर ई और पी, तो इसको हम बोलेंगे ईसा पूर्व। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है। और जहाँ पर लिखा होगा एडी तो इसको बोलेंगे एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ठीक है, और वैसे ही जहाँ पर सीई लिखा होगा, सीई, इसको बोलेंगे कॉमन एरा। और जहाँ पर इतिहास पे बेसिकली आपकी पुस्तकों में आपको ये दिखाई देगा, BCE
तो इसको बोलेंगे बिफोर कॉमन एरा। और जहाँ पर लिखा होगा BP तो उसको बोलेंगे बिफोर प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखने हैं कि किस तरीके से किन चीज़ों को क्या, इतिहास की जो तिथियां हैं उनको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पहले, और वर्ष मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट भी है कि कभी कभी AD की जगह CE और तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। किसकी जगह? AD की जगह CE, ठीक है, और BC की जगह BCE, ठीक है, समझ आ रही है। तो इस तरीके से लिखा होता है, AD की जगह CE और BC की जगह BCE। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे मैप। अब हम मैप को देखेंगे। ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र, ये हमारा जो उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? अगर किसी भी स्टूडेंट्स को पता हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, आगे मैं बताऊंगी आपको उपमहाद्वीप क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट से आप उपमहाद्वीप की डेफिनेशन कमेंट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इन जगहों के नाम हमको मानचित्र में दर्शाने हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला है नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी को हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर नर्मदा नदी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मध्य भारत में हमको नर्मदा नदी देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है, यहाँ पर नर्मदा नदी दिखती है। और फिर सेकंड पॉइंट क्या था? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। उत्तर पश्चिम, जैसे मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो सभी स्टूडेंट्स को ये याद है, अपने नोट्स अपने सामने रख लो जिन भी स्टूडेंट्स को ये डायरेक्शन याद है। तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को अगर हम देखें, ठीक है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को अगर देखें तो ये बेसिकली यहाँ हमें देखने को मिलता है सुलेमान की पहाड़ियाँ, और ये है किरथर की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो बेसिकली ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर पे ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ, ये देख सकते हो, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ। अब गारो पहाड़ियों को हम देखते हैं उत्तर पूर्व में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक्स, जिन भी स्टूडेंट के पास बुक्स हैं तो अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पर गारो पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पूर्व की तरफ को, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हम देखेंगे, तो देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी नोट्स के साथ में एक मैप भी रखेंगे, या जिनके पास बुक्स हैं तो वो बुक्स में भी ये निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सिंबल बना के निशान लगा सकते हैं। एंड जिन भी स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है तो वो अपने मैप अपने नोट्स के साथ पेस्ट कर सकते हैं। फिर तथा इसकी सहायक नदियाँ, अब देख सकते हैं सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। तो स्टूडेंट्स, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर थोड़ा क्लियर तो नहीं दिख रहा है, बट ये है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ हम देखते हैं। जैसे अब सहायक नदी बेसिकली होती क्या है? सहायक नदी क्या होती है कि जो नदी, जैसे कि आपके कोई साथी होते हैं, वो आपके साथ ही साथ रहते हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, तो वैसे ही जो नदियाँ बाद में सिंधु नदी में मिलती हैं, आकर मिलती हैं, तो वो सहायक नदी होती है, ठीक है। जैसे व्यास नदी हो गई, और ठीक है, तो आप नोट करते जाइए अपने नोट्स में। व्यास नदी सबसे पहले यहाँ पर है, फिर उसके बाद है सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी, ठीक है, स्पेस कम पड़ रहा है, आप लिख सकते हैं। तो व्यास नदी, सतलुज नदी, उसके बाद है रावी नदी, झेलम नदी और
झेलम नदी बेसिकली ये है चेनाब नदी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ व्यास नदी, ठीक है, सतलुज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी। ठीक है, सभी बच्चों ने सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया। तो यहाँ पर सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हमने दर्शा दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। अब देखो, जो सहायक नदी कौन होती है, जो बाद में मुख्य नदी में मिलती है। तो गंगा नदी तो ये है बेसिकली गौमुख से निकलती है और उसकी सहायक नदी ये सोन है। ठीक है, तो ये गंगा नदी बाद में यहाँ की मिलती है। ठीक है, तो ये है गंगा नदी और बेसिकली ये जो नदी है ये है सोन नदी। समझ आया स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप मैप में, क्योंकि जो हमारा 5 से 6 मार्क्स का जो होता है वो मैप में भी आता है, मैपिंग का भी आता है 5 से 6 मार्क्स के एग्ज़ाम में। तो आप अच्छे से इसको फिल कर सकते हैं एंड अपनी नोट्स के साथ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कुछ आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाई थी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राचीन काल में जो पहले टाइम था, आज का जो समय है उससे बहुत पुराना समय, उस समय लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो फटाफट से अगर किसी स्टूडेंट्स को मालूम हो तो बता सकते हैं। मैं आपको 2 सेकेंड दे रही हूँ। ओके, तो प्राचीन काल में जो लोग थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृत भाषा किसकी भाषा है? जनसाधारण की भाषा। जनसाधारण की भाषा, जो आम लोग भी बोलने में प्रयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? हाँ, भाषा जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, इसमें कौन सी भाषा है? तो ऋग्वेद में बेसिकली संस्कृत भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो पार्ट 2 इतना ही है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर। ओके, सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो फिलहाल पार्ट 2 इतना ही है। आपको समझ है तो आपको तिथियां समझती होंगी कि ईसा मसीह का जन्म है, उसके 2000 वर्ष बाद को क्या बोलते हैं? उसके 2000 वर्ष बाद को वर्ष बोलते हैं। एंड 2000 ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पहले। ठीक है, और ये तिथियां किस तरीके से क्या लिखा जाता है। उसके बाद कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। एंड उसके बाद हमने समझा मैप, किस तरीके से मैप के 5 to 8 मार्क्स का मैप आता है। ठीक है, 5 to 8 मार्क्स का एग्ज़ाम में तो आता ही है मैप। ठीक है, आपको मैप को भी ध्यान में रखना है। एंड कभी कभी बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का नोट्स बनाना है अच्छे से। अगर जिसका भी नोट्स छूट गए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको नोट्स बनाना है तो बेसिकली ये प्राकृत एंड ये संस्कृत। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और जितने भी स्टूडेंट्स को पार्ट 2 नहीं मिला है तो अपने फ्रेंड्स से ले सकते हैं। एंड किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन आपको दूंगी। ठीक है, और कुछ भी आपको पूछना हो कि नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो स्टूडेंट्स आप मेक श्योर कमेंट सेक्शन को पूरा भर दो कि आपको क्या क्या डाउट आ रहे हैं, आपके मतलब पढ़ने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन दूंगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको चैप्टर 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो स्टूडेंट्स की चैप्टर 2 मैम आई वांट चैप्टर 2। तो मैं आपके लिए चैप्टर 2 लेकर आ जाऊंगी, उसकी एक वीडियो, अच्छी सी वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को चैप्टर 2 चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दे कि मैम आई वांट चैप्टर 2, मैम आई वांट चैप्टर 2। ठीक है, तो मैं जल्दी आपके लिए चैप्टर 2 लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स।